हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुयुक्ति आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेटेड टू आर्टिकल 39, बिकॉज ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था ड्यू टू आर्टिकल 39 क्लॉज बी, राइट। आर्टिकल 39 क्लॉज बी की वजह से ये जो था न्यूज़ में था। आगे देखते हैं। तो देखो, ये न्यूज़ में क्यों था, इसके पीछे का जो रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली में एक महाराष्ट्र हाउसिंग अथॉरिटी ने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था MHADA एक्ट। ये एक्ट जो है 1986 में पास किया गया था। अभी रिसेंटली इसमें एक क्लॉज जोड़ दिया गया था, जिस क्लॉज में ये था कि अगर कोई एक प्रॉपर्टी है, मान लीजिए ये, इसमें कुछ लोग रहते हैं, राइट, और ये कौन है, ये हो गई प्रॉपर्टी, राइट, और ये हो गई आपकी गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट इस प्रॉपर्टी को अक्वायर करना चाहती है तो गवर्नमेंट जो है, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका जो मंथली जो किराया है, राइट, जो मंथली वो रेंट देते हैं, ठीक है, उसको 100 टाइम्स करते हुए वो जो रेंट पे करेगी गवर्नमेंट, उसमें वो गवर्नमेंट ये प्रॉपर्टी को अक्वायर कर लेगी, राइट। तो इसकी वजह से जो है, जो आपके प्रॉपर्टी एसोसिएशन ओनर्स हैं उन्होंने केस फाइल किया था अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये पूरा केस है और अब हम आगे देखते हैं, राइट। तो इस केस में जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की एक तरह से हार है, बट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, राइट। तो अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 39 एक्चुअली में है क्या। पूरा आर्टिकल 39 से हम गो थ्रू हो जाएंगे, उसके बाद हम जो ब्रीफ इशू है उसको भी समझेंगे, राइट। आर्टिकल 39 बोलता है कि कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो फॉलो करने हैं स्टेट को। अब कौन कौन से प्रिंसिपल हैं वो हम देख लेते हैं, और कब फॉलो करने हैं, जब वो कोई पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है। तो पहला तो है 39 का क्लॉज ए। अब ये देखिए आप, ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई है, स्मॉल एफ, राइट। और ये जो आर्टिकल 39 कैपिटल ए है ये अलग है। तो स्मॉल ए और कैपिटल ए में आपको डिफरेंस याद रखना है। आगे आते हैं। तो आर्टिकल 39 में जो स्मॉल ए है वो बोलता है कि जो सिटीजन्स हैं, मैन वुमेन है ना, तो उनको इक्वली राइट है कि एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड उनको होना चाहिए। जैसे कि एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड से आप देख सकते हो कि जो स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आती है, राइट, सोशल वेलफेयर का जो काम करती है, जैसे कि 7 kg अनाज मिल रहा है, तो ये सब जो है इसके अंदर आ सकता है ना। कोई लेजिस्लेशन गवर्नमेंट पास कर रही है तो ये हम अपने दिमाग में रख सकते हैं। आर्टिकल स्मॉल बी क्या बोलता है, ये बोलता है कि ओनरशिप जो है, राइट, और जो कंट्रोल है किसका, मटेरियल रिसोर्सेज का, किसकी, कम्युनिटी की जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उसका जो ओनरशिप और जो कंट्रोल है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि वो जो है सबको मिल सके, कॉमन गुड की तरह, उस पर सबका हक रहे, ये बोल रहे हैं ये लोग, राइट। तो ये हमको ध्यान में रखना है। ये आर्टिकल 39 क्लॉज बी ही न्यूज़ में था। मेनली इसमें जो इशू आ रहा था वो आ रहा था इशू ओनरशिप का, कि जो ओनरशिप है वो कम्युनिटी की होगी, हर प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हो जाएगी क्या, ये क्वेश्चन जो है आया था कि इज़ एवरी प्रॉपर्टी, राइट, कि हर एक जो प्रॉपर्टी है क्या वो फॉर्म करती है एज अ मटेरियल रिसोर्स फॉर द कम्युनिटी, ये क्वेश्चन आ रहा था। अब आर्टिकल क्लॉज सी बोलता है कि जो ऑपरेशंस हैं इकोनॉमिक सिस्टम के, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई पॉलिसी बनाई उसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है। मतलब कि कुछ लोगों के पास तो अपने देश का 10% पूरा एकदम इकोनॉमी का, GDP का वो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास वेल्थ कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि जो राजा वगैरह, प्रिंसली स्टेट्स वगैरह थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये सोशल जस्टिस के लिए प्रिंसिपल्स बनाए गए थे। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे जो है आर्टिकल 39 स्मॉल डी क्लॉज बोलता है कि इक्वल पे होना चाहिए, बोथ मैन एंड वुमेन के लिए इक्वल पे होना चाहिए, है ना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जितना जो काम करे उसको उतना मिलेगा। तो ये क्लॉज डी बोल रहा है हमारा। अब देखो आर्टिकल क्लॉज ई क्या बोलता है कि हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स,
कि आपका स्वास्थ्य और उनकी जो स्ट्रेंथ है मैन और वुमेन की, है ना, और जो चिल्ड्रन है उनको अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। अब्यूज़ मतलब क्या हो गया कि सपोज़ करो कि कोई बंदा है, वो काम करने आता है, ठीक है, लेकिन उसकी एज जो है वो 14 साल से कम है, तो अब 14 साल से कम बच्चे को आप इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं लगा सकते हैं, ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, राइट। तो ये अब्यूज़ नहीं होना चाहिए उनकी हेल्थ का। आर्टिकल क्लॉज ई पे जाते हैं हम, एफ पे जाते हैं, ई तो हो गया है, राइट। एफ बोलता है कि चिल्ड्रन जो हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए कि वो एक हेल्दी मैनर में डेवलप कर पाएँ, और कंडीशंस ऑफ फ्रीडम और डिग्निटी जो हैं उनको चाइल्डहुड और यूथ टाइम में, मतलब कि उनको एक तरीके से आप ये बोलो कि चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि वो हेल्दी मैनर में डेवलप कर पाएँ और एक्सप्लॉयटेशन, है ना, इन सब से बचे रहें, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ये चीज़ हो गई। अब ये तो हो गया हमारा आर्टिकल 39 ABCD। अब आर्टिकल 39 कैपिटल ए बोलता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इसमें कुछ नहीं है, इसमें यह है कि जो सपोज़ करो कि कोई बंदा है जिसके ऊपर केस हो जाता है, लेकिन वो अपना केस नहीं लड़ सकता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। अब तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगी, राइट, बट ही शुड मीट सम क्राइटेरियाज। ये चीज़ भी है कि उसके पास मतलब कि कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उनको अगर वो मीट कर रहा है तो उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करा दी जाएगी, राइट। अब देखिए, अब अपन आगे चलते हैं। आर्टिकल 39 का हमारा पूरा हो गया है, ये आपको जो है आपको याद रखना है बिकॉज आर्टिकल 39 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में। अब हम देख लेते हैं कि केस में क्या था। तो रिसेंट जो जजमेंट आया है, तो वो जजमेंट किस केस से आया है, तो वो केस था प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये केस आपको याद रखना है कि रिसेंटली अब कोर्ट ने रूलिंग क्या दी, इसमें कोर्ट ने रूलिंग दी है कि नॉट ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब जो जितनी सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं उनको आप मटेरियल रिसोर्स नहीं बोल सकते हो कम्युनिटी का, है ना, और उनको आप रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ अपन को ध्यान में रखना है। ये मेनली जजमेंट था कि दैट नॉट ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन बी डीम्ड मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन अंडर आर्टिकल 39 क्लॉज बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 39 भी तो यही बोलता है कि ओनरशिप और जो कंट्रोल होना चाहिए वो कम्युनिटी के लिए, मटेरियल रिसोर्स का जो है कम्युनिटी के लिए होना चाहिए। तो हर प्राइवेट प्रॉपर्टी का नहीं होगा, मतलब कि कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। अगर क्वेश्चन आता है कि सम प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन बी डीम्ड मटेरियल रिसोर्सेज, तो ये स्टेटमेंट सही होगी। अगर ऑल लिख के आता है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। यूपीएससी खेलता है, दिमाग से खेलना है, राइट। अब हम आगे आते हैं। तो इस केस में क्या हुआ था, रिफरेंसेस लिए गए थे। क्या रिफरेंसेस लिए गए थे कि जो पहले जो कुछ केस हुए हैं उनके जजेस ने जो चीज़ें मतलब कि जजमेंट्स या फिर डिसेंट दिए हैं, उनके ओपिनियन, उनको नज़र में रखते हुए इस केस की सुनवाई की गई थी। अब जो ये केस था स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस रंगनाथ रेड्डी, ये 1978 का केस है। इस केस में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने एक ओपिनियन दिया था एंड दैट ओपिनियन इज़ वेरी फेमस। ओपिनियन इन्होंने ये दिया था कि ऑल प्रॉपर्टी, राइट, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, राइट, वो किसके लिए है, वो कम्युनिटी के लिए है, कम्युनिटी के लिए है। और वो फॉर्म क्या करती है, वो एज अ मटेरियल रिसोर्स फॉर्म करती है कम्युनिटी के लिए। तो ये एक जस्टिस कृष्णा अय्यर का ओपिनियन इस केस में था। इसको आप कोट कर सकते हैं वाइल अटेम्प्टिंग एनी केस स्टडीज़ इन द एथिक्स पेपर, राइट। अब एक संजीव कोक केस जो था, इसने जस्टिस कृष्णा अय्यर के ओपिनियन को मानते हुए जजमेंट सुनाया था, राइट। तो ये केस जो है इससे रेलिवेंट है। अब केस तो इससे एक और रेलिवेंट आता है मिनर्वा मिल्स भी, राइट। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे आगे, अभी इसमें मिलेगा। तो ये मेनली केस हैं, ये आपको याद में रखना है। MHADA एक्ट अपन ने देख ही लिया है, राइट। चलो आगे। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग 31C आर्टिकल क्यों पढ़ रहे हैं। अब ये आर्टिकल हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो केस है ये किससे रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। और आर्टिकल आपको पता होगा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट, राइट टू
राइट टू प्रॉपर्टी। ये पहले क्या था? ये पहले फंडामेंटल राइट था। किस क्लॉज के अंदर था? तो आर्टिकल 19 क्लॉज एफ के अंदर था। फिर इसको किससे अमेंडमेंट हटा दिया गया, ऑमिट कर दिया गया? इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको हटा दिया गया। अभी ये कहाँ पे है? तो अभी ये लीगल राइट की कैटेगरी में है। आर्टिकल 300 कैपिटल ए में ये मिलता है आपको, जो कि ये पर्सन के लिए भी एप्लीकेबल है, बस सिटीज़न के लिए नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज यूपीएससी ने इससे शायद 2020 या 2021 में क्वेश्चन पूछा था, राइट। अब हम आगे देखते हैं। तो आर्टिकल 31C बोलता क्या है? आर्टिकल 31C ये बोलता है सेविंग ऑफ लॉज। कुछ हम कानून जो हैं, जो गवर्नमेंट ने बनाए, उनको हम बचा रहे हैं, है ना, किससे? गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डीपीएसपी। वो कानून जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कुछ डीपीएसपी को। कौन से डीपीएसपी? मेनली आर्टिकल 39 क्लॉज बी की ही बात की जा रही है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, जो कि इस आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 में क्या है? आर्टिकल 13 में बाई लॉ, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, ये सब चीज़ें आती हैं, जो कि मतलब बाई लॉ मतलब किसी कानून के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अगर कुछ भी बनाते हैं, है ना, लॉ, तो वो लॉ जो है आर्टिकल 13 के अंदर ही आता है। तो यही बोल रहा है कि आर्टिकल 13 को ध्यान में ना रखते हुए, है ना, वो पॉलिसी स्टेट की जो सिक्योर करेंगी क्या? प्रिंसिपल्स जो लेट डाउन है कहाँ पे? पार्ट 4 में, मतलब कि डीपीएसपी में। तो वो वॉइड होंगे ऑन द ग्राउंड कि वो इनकंसिस्टेंट हैं। किससे? अगर वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को छीनते हैं, है ना। तो वो बोल रहा है नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन दैट इट इज़ गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी कॉल्ड अ क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। और इसको किसी भी मतलब कि कोर्ट में जाके आप नहीं बोल सकते हो। तो मेनली इसका मोटा मोटा मानना ये है कि आर्टिकल 13 के हिसाब से सपोज़ करो कोई लॉ बना, अगर वो लॉ आर्टिकल 14 और 19 को अगर इन्फ्रिंज भी कर रहा है, मतलब कि उसको वायलेट कर रहा है, उसके बावजूद वो लॉ जो है वो सेव रहेगा, मतलब कि उस लॉ को कुछ नहीं किया जाएगा, उस लॉ को लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, जस्ट बिकॉज इट इज़ गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डीपीएसपी। ये मेन है आर्टिकल 31C। अब देखो आर्टिकल 31C में एक चीज़ और हुई थी कि इसमें 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये एक्चुअली में जोड़ा गया था, ये तो आपको पता ही होगा। अब क्या हुआ था इसमें, जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसमें एक चीज़ और जोड़ी गई थी। क्या जोड़ी गई थी? कि इसमें प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 31C टू लॉज फ्रेम्ड इन द फर्दरेंस एनी डीपीएसपी। अब इसमें क्या कर दिया गया था? 42nd से ये बोल दिया गया था कि भाई अभी तक तो आर्टिकल 39 भी ही था, लेकिन अब अगर कोई भी डीपीएसपी होगा 42nd से, ठीक है, तो वो भी क्या रहेगा? वो इम्यून रहेगा। लेकिन इसको जो है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस है, इसने इसको नल एंड वॉइड कर दिया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 31C समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये ऐड हुआ था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से। इसमें फिर से एक अमेंडमेंट किया गया था 42nd, बट इट वाज नल एंड वॉइड ड्यू टू द केस ऑफ मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। काफ़ी फेमस केस है मिनर्वा मिल्स, जिसमें फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को बेड रॉक स्ट्रक्चर माना गया है, राइट। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अब देखो हम सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। जो ये केस था, हाउ, मतलब कि इसने क्या, इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं प्रेजेंट सिनेरियो में, यूपीएससी में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये जो केस है ये क्या कर रहा है? ये बैलेंस कर रहा है किसको? सोशल जस्टिस, है ना, सोशल जस्टिस और एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, है ना, इंडिविजुअलिटी, ये भी है ना। और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नो मोर अ फंडामेंटल राइट
इस केस ने ये प्रॉपरली बता दिया है। तीसरा ये है कि आर्टिकल 31C जो है, राइट, आर्टिकल 31C इज नॉट इम्यून एनी मोर। ये समझ में आ रहा है हमको कि आर्टिकल 31C में क्या लिखा था कि कोई भी लॉ बनेगा तो वो उसको क्या हो जाएगा, वो इम्यून रहेगा। लेकिन अभी तो इम्यून नहीं है, क्योंकि MHADA एक्ट को क्या कर दिया इन्होंने, वो वाला जो सेक्शन है MHADA का चैप्टर 8 में आता है, 8A में, तो उसको इन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया, राइट। तो ये होगा इसके सिग्निफिकेंस। बाकी आप भी जोड़ सकते हो, जैसे कि नॉर्मल सिग्निफिकेंस होते हैं, राइट, कि इसका सिग्निफिकेंस ये होगा कि प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट जो है वो लीगली तरीके से एक्वायर करेगी एंड जो कंपनसेशन मिलेगा, राइट, तो वो भी कम्युनिटी रिसोर्सेज के लिए यूज, ऐसे करके आप काफ़ी सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं सिग्निफिकेंस। अब चलो हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाउ आर्टिकल 39 क्लॉज B प्लेज अ पिवटल रोल इन इस्टेब्लिशिंग सोशल जस्टिस। ये मेंस का क्वेश्चन है एक्चुअली में, राइट, कि आर्टिकल 39B कैसे एक पिवटल रोल प्ले करता है सोशल जस्टिस को इस्टेब्लिश करने में, और हाईलाइट करना है उसका इम्पोर्टेंस, है ना, इन द प्रेजेंट सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो, कि जैसा अभी का सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो है इंडिया का, उसके हिसाब से इसका क्या रोल रहेगा, राइट। तो इस पे आप आंसर लिख सकते हो और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप सबमिट कर सकते हो, राइट, या फिर मुझे पर्सनली भेज सकते हो। अब प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन देख लेते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कंसीडर्ड एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय होम। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ भी चुका है। UPSC तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट स्टेट PCS में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो UPSC कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वो पूछ सकता है आपसे कंसीडर द करेक्ट, राइट। पहली स्टेटमेंट दे देगा आर्टिकल 39A, राइट, आर्टिकल 39A, है ना, इस्टेब्लिश कि जो भी चीज़ है मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं वो कम्युनिटी के लिए हैं, ऐसा करके। अब ये ध्यान रखना आपको, ये कैपिटल है तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट सपोज करो उसने दे दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो देखो इसमें काफ़ी सारा सीन बन रहा है। एक्चुअली में UP PCS ने एक बार एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें उन्होंने जो है राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट माना था, है ना, लेकिन UPSC ने जब लिया है तो UPSC ने कॉन्स्टिट्यूशनल माना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। चलो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जुड़े रहिए चैनल से, सब्सक्राइब कर लेना, ओके, थैंक यू।